एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली में जो बच्चा बड़ा होता है, एक तरह से आपको सिखाया नहीं जा रहा, आप देख के उसको सीख रहे हैं। तो हाउ एग्जैक्टली आपने जब ज्वाइन किया फैमिली बिजनेस को? फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता था। Okay. मैं खुद का कुछ करना चाहता था। तो और हम वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन कंपनीज थे जिन्होंने चाइना में अपना ऑफिस खोला। रिच फैमिली, रिच थोड़ा क्रूड वर्ड है कि भाई अगर आपने पैसा कमा लिया या अगर आप पैसे वाले हैं तो आप एरोगेंट हैं। बिजनेस में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप ग्रोथ कर नहीं सकते। मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड। जैसे इफ यू ग्रो अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, व्हाट आर योर चैलेंजेस? यू हैव एवरीथिंग टू लूज। हमारे एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन थे, वो ये बोलते थे कि बगल वाली हवेली में हलवा पकता देख, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। So what are your thoughts on God? There is power which exists. बहुत सारे परिवारों में when division happens, क्लैरिटी ऑफ रोल्स नहीं होते। हमारा जो गांव है बगड़, जिसके अंदर हम एजुकेशन देते हैं फ्री। ग्रीन टी का टेस्ट 2 साल के बच्चे को कैसे पसंद आएगा? So what is leadership for you? एज अ लीडर टू क्रिएट अ टीम। हर चीज आप खुद नहीं कर सकते। नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं गौरव रुंगटा। गौरव इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मान स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड। मान स्ट्रक्चरल्स इंडिया की लीडिंग कंपनी है इन पावर ट्रांसमिशन एंड सोलर। गौरव इज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड अ वेरी बिग फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑल्सो गौरव कम्स फ्रॉम द इलस्ट्रियस रुंगटा फैमिली। तो हमने गौरव से बातें की अबाउट वेरियस टॉपिक्स, फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, सक्सेस, अबाउट बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेसेस, how he defines success and a meaningful life, how to find purpose in life, how to manage work-life balance, और भी बहुत कुछ। हमने उनसे ये भी जाना कि what is it like to be born in such a rich and illustrious family। उसके अपने कोई pressures या pitfalls भी हैं या सिर्फ privileges ही हैं जैसा कि हमें लगता है। And I must thank Gaurav for such a candid and heart-to-heart conversation that he gave us. So if you are interested in business and in entrepreneurship or want to be successful in life in general, this episode is for you. Namaskar sir, and thank you very much for taking time out. आप हमारे पॉडकास्ट पे आए and more importantly to letting us into this beautiful home of yours. आपने टाइम निकाला and we are really thankful and we hope to have a really good and insightful conversation. गोल जो है इस कॉन्वर्जेशन का सर, इट इज़ ऑफ कोर्स यू हैव अ वेरी अकम्प्लिश्ड लाइफ, तो उसके बारे में बात करेंगे, बट आई वुड वॉन्ट माई ऑडियंस जो है वो सीखे और वो इससे क्या वैल्यू ले सकती है आपकी ज़िंदगी से, नॉट सिर्फ आपकी ज़िंदगी से बट कि इवन आपकी जो आपके एंसेस्टर्स हैं, दे हैव बीन वेरी अकम्प्लिश्ड पीपल इन देयर ओन रिकॉर्ड। सो एक आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपकी लेगेसी, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट ऑल्सो विल टॉक अबाउट द स्ट्रगल्स दैट यू नो पीपल लाइक यू हैव, जो शायद हमें लगता है कि दे डोंट एग्जिस्ट, मतलब बड़े आदमियों के क्या ही स्ट्रगल होते हैं, समझ रहे हैं ना। बट जितने भी थोड़ा बहुत मेरा लाइफ का एक्सपोजर रहा, फ्रॉम वट एवर सक्सेसफुल पीपल आई हैव बीन एबल टू मीट एंड कनेक्ट विद, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं। वो अलग स्ट्रगल ज़रूर हो सकते हैं, मतलब हमारे स्ट्रगल वो बस की जर्नी हो सकती है, आपकी प्रोबेबली वो नहीं रही होगी, कुछ और रहा होगा, बट उनके अलग स्ट्रगल्स हैं। जो लेगेसी है, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक भी कहा कि वो लेगेसी कभी कभी बोझ बन जाती है, तो we'll try to explore those facets also. Thank you so much for inviting. It's a pleasure, and you're welcome to our home to do this podcast. And मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ। अब उसमें से मेरी क्या लर्निंग हुई है, आई डोंट नो आपकी ऑडियंस उसमें से कितना कनेक्ट कर पाए, बट आई कैन शेयर माई बिट ऑफ वॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस होल जर्नी। तो सर, टू स्टार्ट विद, हाउ इज इट टू बी बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ लाइक यू नो a family which has that great a legacy? मतलब उसके privileges तो हैं ही, वो तो हम सभी जानते हैं, but उसके other experiences और मतलब overall जो experience है, because you don't choose to be born in that family, you just happen to be born in that family. Absolutely. So just tell us about that. So I think I am blessed to be a part of the legacy of the Rungta family. एंड जैसे आप कोई इस तरह की फैमिली में बॉर्न होते हैं तो फ्रॉम द आउटसाइड ये लगता है कि भाई यू हैव बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मजे हो गए, विच इज टू एक्सटेंट आई वुड नॉट से कि इट इज़ रॉन्ग, बट अपने अलग उसके चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, बिकॉज आप बर्डन बहुत कैरी कर रहे हो लेगेसी का। और हमको ये सिखाया गया है कि भाई जो लेगेसी आपने
इनहेरिट करी है वो आपकी बनाई हुई नहीं है जी। वो आपके एंसेस्टर्स की बनाई हुई है। तो अगर आप उस लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा सको तो आपको कोई उसमें राइट नहीं है कि आप उस लेगेसी को डेंट कर सको। तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन हरदम आपके शोल्डर पे रहता है। जो भी काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, टेक ऑलवेज कीपिंग इट माइंड कि भाई वो लेगेसी को किसी भी हालत में मैं स्मॉल गेन के लिए डेंट नहीं कर सकूं। सो ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स ओन बर्डन्स ऑन योर शोल्डर एंड also gives you the responsibility to take that legacy forward. लर्निंग तो जी देखिए अर्ली एज में, अब मारवाड़ी फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो बिज़नेस बचपन से देखा है, तो हमारे को तो हरदम ये सिखाया गया है कि भैया आपने घर में किया आ रही है और पड़ता सिस्टम किया है, हाँ। वो हरदम ध्यान रखिए। सो बेसिकली कि भाई व्हाट कम्स इन योर होम एंड पॉकेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हो, आप बड़े बड़े टर्नओवर्स कर रहे हो और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट देयर। दैट इज़ नॉट द मोटो। द मोटो इज़ कि आपके घर में क्या आ सके और आप उसमें से क्या सेव करके उस पैसे को रीडिप्लॉय कर सको अपने बिजनेस में और ऑल्सो टू गिव बैक टू सोसाइटी। ये हमने काफ़ी सीखा है। और एक और ये बात ज़रूर हमको सिखाई गई कि भाई आपके जो कस्टमर्स हैं वो, जैसे हमारी एक काफ़ी मोटो है हमारी कंपनी का जो हम हरदम कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि लॉयल कस्टमर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। ओके। सो आप क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हो, आप क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हो, उससे ही आपके कस्टमर आपके साथ रह सकते हैं। कोई आप उन कस्टमर्स को इनहेरिट करके आगे ले जा सको वो नहीं होता। दैट इज नॉट द, यू हैव टू अर्न देयर ट्रस्ट इन देयर बिजनेस। एब्सोल्युटली, विद एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन। एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन। जी सर, आपने बात की मारवाड़ी फैमिली में बॉर्न होने की, मतलब मारवाड़ी तो हम भी हैं पर बनिए नहीं है, मतलब तो हाउ एग्जैक्टली इज इट डिफरेंट अपब्रिंगिंग के वाइज? मतलब एक बच्चा जो सिर्फ एक और किसी कम्युनिटी में पैदा होता है, बड़ा होता है, एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली में जो बच्चा बड़ा होता है, अपब्रिंगिंग कैसी अलग रहती है? मतलब कुछ तो रहता है, द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट कि मारवाड़ीज आर गुड एट बिजनेस, तो क्या है वो मतलब गुरु मंत्र? गुरु मंत्र तो एक देखिए इसका कोई ऐसा एक कोई गुरु मंत्र नहीं है, बट जो मैंने देखा मेरी जर्नी में कि मारवाड़ी फैमिली में बॉर्न होने में क्या होता है, बचपन से ही आप देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में क्या उसके स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं और वो कैसे उसको कॉन्स्टेंटली काउंटर कर रहे हैं। तो वो एक तरह से आपको सिखाया नहीं जा रहा, आप देख के उसको सीख रहे हैं, बिकॉज दैट इज वॉट इज एटमॉस्फेयर एट होम। सो एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप बचपन से ही देख रहे हैं कि हाउ द फैमिली इज पैनिंग आउट। ऑल्सो एक ये इम्बाइब्ड आपके एक तरह से डीएनए में ये रहता है कि भाई मेरे को सूनर और लेटर कुछ ना कुछ अपना क्रिएट करना है। यू वॉन्ट टू बी ऑल्सो अ क्रिएटर एंड जस्ट नॉट अ इनहेरिटर। ओके। सो ये बड़ा थिन लाइन है, बिकॉज हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप तो इनहेरिटर हैं, हाँ। आपने क्रिएट क्या किया, या आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, हाँ। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इनहेरिटरशिप है। बट मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, बिकॉज इट इज़ जर्नी बड़ी कांस्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड इज़ वेरी डायनामिक, एवरी डे वर्ल्ड चेंज हो रहा है। उसके साथ कैसे आप अपने बिजनेस को इम्प्रोवाइज करते हैं, चेंज करते हैं, यू आर कॉन्स्टेंटली अहेड ऑफ द कर्व, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मारवाड़ी फैमिली में बॉर्न होने का मेरे को जो एडवांटेज है वो ये है कि भाई एट अ वेरी अर्ली स्टेज सीइंग द एटमॉस्फेयर यू लर्न अ लॉट, एंड फ्रॉम पीपल अराउंड यू you learn how they conduct themselves in terms of environments of stress, in terms of handling different situations, in terms of handling situations which are beyond your control. तो और आप उसको अपने परिवार पे नहीं लाने देते, आप वो स्ट्रेस अपने घर पे नहीं लाते, वो आप अपने बच्चों के साथ नहीं लाते। आप कितने भी स्ट्रेसफुल हो, जब आप घर आते हैं तो हम हमारे पिताजी को देखते थे, हमारे दादाजी को देखते थे, वो उतने ही प्लेफुल है, चाहे बिजनेस में कितना भी स्ट्रगल हो रहा हो, चैलेंजेस हो रहे हो। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि आप लाइन कैसे ड्रॉ करो। सर, आपका आफ्टर योर एजुकेशन जब आपने बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, और अदर लेट्स कम टू व्हेन यू जॉइंड योर फैमिली बिजनेस, जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, मतलब मैं वो हार्डकोर कॉर्पोरेट का बंदा हूँ, तो वो इंडक्शन होता है, वो 15 दिन कुछ तो ज्ञान देते हैं, उसके बाद पीपीटी सिखाते हैं, फिर बोला शुरू हो जाओ। आई एम श्योर आपका इंडक्शन उससे तो अलग रहा होगा। तो हाउ एग्जैक्टली आपने जब ज्वाइन किया फैमिली बिजनेस को, तो हाउ डिड योर फैमिली वेंट अबाउट इट? सो जब मैंने
मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता था। Okay. मैं खुद का कुछ करना चाहता था। तो पिताजी ने एक सीड कैपिटल दिया। Okay. बोला बेटा मैं इन्वेस्टर हूँ तुम्हारे, और तुम मेरे को इससे कमा के डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो हमने उस टाइम चाइना खुल रहा था, लेट 90s की 98 की बात है। जस्ट पास आउट हुए थे स्कूल से, कॉलेज में थे। तो हमने सोचा कि भाई चाइना खुल रहा है, बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाइना चलते हैं, जरा समझ के आते हैं। तो चाइना में एक बहुत बड़ा फेयर होता है, कैंटोन फेयर। कैंटोन फेयर में गए, वहाँ समझा कि कितना बड़ा स्कोप है, और हम वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन कंपनीज थे जिन्होंने चाइना में अपना ऑफिस खोला। और हमने वहाँ से इंडिपेंडेंट ऑफ योर फैमिली बिजनेस, उससे कोई कनेक्शन नहीं नथिंग टू डू अदर देन दी सीड कैपिटल। एब्सोल्युटली। तो चाइना में हमने बिजनेस खोला, वहाँ हमने काफ़ी इंपोर्ट करी चीज़ें, इंडिया में केमिकल्स इंपोर्ट करे, और बाकी भी जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करे, और काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करी। और फिर हमने एक ट्रेडिंग हाउस बनाया जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। जिसके अंदर जैसे हैंडमेड पेपर, ग्रेनाइट, मार्बल, ये एक्सपोर्ट करते थे। एसेंशियली कोई आपका कोर प्रोडक्ट नहीं था, जहाँ डिमांड सप्लाई को मैच करने के लिए हम करते थे। बिकॉज हमारे चाइना में ऑफिस था, तो इसके लिए हमको एडवांटेज था कि हमारे को रेट बेटर मिल जाती थी, टर्म्स बेटर मिल जाते थे, और थिंग्स हमारे कंट्रोल में थे। देन समवेयर इन 2002 फादर ने कहा कि भैया अब टाइम हो गया, आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। तो और जब तक चाइना मार्केट भी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया था, सब घुस गए थे। जैसे हमारे इंडिया में भेड़ चाल है कि जहाँ आपको ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो जब आदमी को दिखता है कि भाई वहाँ कमाई हो रही, तो सब इंग्लिश में कहते हैं, हमारे हिंदी में कहते हैं दूसरे की रोटी में घी ज़्यादा लगता है। हाँ, दूसरे की रोटी में घी ज़्यादा। जैसे हमारे एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन थे, वो ये बोलते थे कि बगल वाली हवेली में हलवा पकता देख, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, बट वो अनफॉर्चुनेटली आ जाता है। तो वो क्लटर हो गया मार्केट। तो फिर पिताजी ने कहा कि बिजनेस ज्वाइन करो। तो हमने कहा कि भाई चलो अब बिजनेस ज्वाइन करेंगे, लेगेसी है, इनहेरिट करेंगे। पिताजी ने कहा नहीं, यू विल हैव टू अर्न योर पोजीशन। तो बोला सब क्या किया जाए अर्न करने के लिए? बोला आप 6 महीना काम करिए पहले तो एक लॉयर फर्म में, और ये समझिए कि लीगैलिटीज़ क्या होती हैं। 6 महीना आप काम करिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में, जिसमें आप ये समझिए कि आपकी अकाउंट कीपिंग कैसी होती है, क्या नुआंसेस होते हैं। 6 महीना आप काम करिए आपके सप्लायर्स के यहाँ, कि आपके सप्लायर्स की क्या चैलेंजेस होते हैं, हाउ कैन यू हेल्प देम इम्प्रोवाइज देयर चैलेंजेस। और 6 महीना काम करिए आप अपनी खुद की यूनिट में, अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम मशीन टू गोइंग अप द लैडर। तो मैंने ये 2 साल की जर्नी करी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, विच नाउ लुकिंग बैक आई रियलाइज वॉज अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम माई फादर, where he told me to do this, because उससे एक होलिस्टिक अप्रोच आपको हर चीज़ का आ गया। एंड देन 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। ये प्रोबेबली इज द थिंग जो कि एक मारवाड़ी फैमिली आपको सिखा सकती है कि भाई आप पैराशूट से लैंड नहीं होंगे। करेक्ट। आपको एसेंशियली नीचे से आके यू हैव टू राइज थ्रू द रैंक्स एंड अर्न द पोजीशन। एब्सोल्युटली। सर देखो, प्रिविलेजेस तो सभी को पता है, मतलब ऑफ बीइंग बोर्न इन अ रिच फैमिली। रिच थोड़ा क्रूड वर्ड है, as you said off the camera, तो it is crude without a doubt, and मतलब somehow connotations उसकी negative हो गई हैं, और मुझे लगता है कि वो problematic है। पैसा as long as it has been earned through legal and respectable means, negative connotation होनी नहीं चाहिए उसके साथ, मतलब it should be looked positively। end of the day economy उसी से तो बनती है, but somehow it is। तो privileges तो हम सबको पता है, मतलब you know, ऐश तो है उसमें, तो कोई ऐश तो है, बट उसके चैलेंजेस क्या हैं? मतलब कुछ लोगों से जिनसे मेरा आज तक कॉन्वर्सेशन हुआ, who I feel accomplished are accomplished in their lives, they say कि it has its own challenges। आपके लाइफ में क्या रहे चैलेंजेस उस तरह के? देखिए जी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में द सो कॉल्ड रिच और द सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल और द सो कॉल्ड एफ्लुएंट, जिसको हम बोले हैं, वो वर्ड को बड़ा गलत वे में लिया जाता है कि भाई अगर आपने पैसा कमा लिया या अगर आप पैसे वाले हैं तो आप एरोगेंट हैं, यू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर। मेरा ये बोलना है कि पैसा कमाना क्या गलत है क्या? अकॉर्डिंग टू मी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप देखेंगे हमारा जो स्टार्टअप वर्ल्ड इतना बड़ा पैन आउट हो रहा है, हर आदमी के हाथ में पैसा जा रहा है, तो देयर इज, और दैट इज व्हाट ग्रोथ इज अल्टीमेटली। बिकॉज आप जब वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं तो आप वेल्थ सिर्फ अपने लिए अक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, यू आर अक्यूमुलेटिंग फॉर योर पीपल, फॉर योर टीम एंड फॉर द सोसाइटी टू गिव बैक। सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अर्निंग मनी। सो वो नैरेटिव सम ऑफ द अदर, आई डोंट नो सोसाइटी में कैसे राइटली सेट किया जाए कि इट इज़ नॉट बैड टू अर्न मनी। बाकी बट हम सो
दैट आई एग्री विद, जैसे कि मैंने भी कहा कि आइडियली तो रिस्पेक्टिव एज लॉन्ग एज वो लेजिटिमेट मीन से कमाया गया है तो क्या ही बुरा है उसमें, अच्छी बात है। और फॉर एवरी रुपी दैट यू अर्न प्रोबेबली 4 रुपीज़ द सोसाइटी अर्न्स थ्रू वेरियस मीन्स। आपके वेंडर भी पैसा कमाएगा, आपके क्लाइंट्स भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको बेचोगे वो भी अपना प्रॉफिट कमाएगा। ऑफ कोर्स जो चैरिटी आप करोगे उसमें तो है ही, आप स्पेंड करोगे उसमें है, तो हर तरीके से आप सोसाइटी को हेल्प ही कर रहे हो। माई क्वेश्चन वॉज कि एज एन एफ्लुएंट फैमिली, if you grow up in an affluent family, what are your challenges? आई थिंक एक तो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो हैं जी वो ये है कि यू हैव एवरीथिंग टू लूज, बिकॉज वन इज जस्ट नॉट अबाउट मनी, it's about the reputation of the family, it's about the legacy. So there is a huge burden always on your shoulder, और एक आपके मन में वो एक डर रहता है। So does it like stop you from? So does it stop you from taking risks? I would say it stops you from taking risks which are random risks. Okay. It makes you more responsible to take risks which are well studied and well thought out. Okay. So उससे क्या होता है कि आज क्या है कि आपके पास सब कुछ है खोने के लिए, तो आप ये नहीं चाहोगे कि यू आर दैट ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली जिसने सब कुछ खो दिया। तो ऑब्वियसली देखिए बिजनेस में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप ग्रोथ कर नहीं सकते, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड जैसे हम बोलते हैं, तो वो तो देखिए इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। बट या आई वुड से कि आपको मोर स्टडीड, मोर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आप रिस्क लेते हो। बाकी तो क्या देखिए जी कि आपकी किस्मत और भगवान के हाथ में है कि आप सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते हो, बट कैलकुलेटेड रिस्क का डेफिनेटली आप ध्यान रखते हो, यू डोंट टेक रैंडम रिस्क। ओके, हाँ, somebody जिसके पास खोने को ज़्यादा कुछ नहीं है वो एक लेवल के ऊपर लेवरेज पे एग्रेसिवली रिस्क ले सकता है कि देखा जाएगा जो होगा, उतना एग्रेसिव नहीं हो सकते आप। हाँ, एंड उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। एग्जैक्टली, हाँ, बिकॉज ग्रोथ जितना एक्सेलरेटेड ग्रोथ आपको मिल सकती है वो कई बार हर्डल हो जाती है। तो एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं यू कुड हैव जो सब कुछ जा सकता था वो बच भी जाता है कहीं ना कहीं। मतलब दोनों चीजें हैं, बोथ वेज। आपने भगवान का नाम लिया बीच में, उस पे और भगवान पे डिपेंड करता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन गॉड एंड लाइक रिलीजन एंड? देखिए जी, मेरा मानना है कि देयर इज अ पावर व्हिच एग्जिस्ट, वी मे कॉल इट गॉड, वी मे कॉल इट समथिंग एल्स, व्हाटएवर पीपल मे कॉल दैट, बट मेरे लिए वो एक जो शक्ति है या जो एक तरह से डिवाइन पावर है, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ है। मैं एवरी डे मेरा रिचुअल है कि मैं 1 घंटा स्पेंड करता हूँ फॉर माई डेली रिचुअल्स, विच इज़ बेसिकली नथिंग एल्स, जस्ट थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर व्हाट दे हैव गिवन मी, फॉर नॉट ओनली गिवन क्वाइट अ लॉट, so not only in terms of wealth but in terms of my health, in terms of my family, in terms of my children, in terms of my parents, in terms of what the family I am born in. Every day I am thanking God कि आपने जो दिया भगवान वो बहुत ईश्वर या whatever divine power, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और वो टाइम है जब मैं इवन मेरे थॉट्स को सेंटरिंग करता हूँ। दैट इज़ द टाइम व्हेन आई पुट माई थॉट्स टुगेदर एंड कार्व अ वे कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं उसको हाउ डू आई चैनलाइज। सो इट्स मोर लाइक अ आई वुड से मेडिटेशन कम थैंक्स गिविंग टू द यूनिवर्स फॉर व्हाट ही हैज़ गिवन मी और ब्लेस्ड मी। एक चीज़ मैं ऐसे दिमाग में आ रही थी, मतलब नाउ दैट आई एम सिटिंग विद यू, मैंने देखा है बहुत सारे परिवारों में व्हेन डिवीजन हैपेंस बहुत कलेश होता है, स्पेशली बड़े परिवारों में ज़्यादा होता है, या मे बी वो कवर ज़्यादा होता है। मतलब कलेश तो प्रोबेबली हर घर में होता है, उसमें कवर ज़्यादा होता है, यू गेट टू हियर अबाउट इट। तो एक ऑब्वियस रीज़न तो जो मुझे समझ में आता है एज एन आउटसाइडर कि ऑफ कोर्स देयर स्टेक्स आर हायर, जब ज़्यादा स्टेक पे होगा तो ज़्यादा लोग लड़ेंगे, बट इज देयर समथिंग मोर देन दैट? आर देयर लाइक अदर फैक्टर्स? सो आई थिंक इसमें एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है, जो ये फैमिली डिस्प्यूट्स होती है, क्लैरिटी ऑफ रोल्स नहीं होते। ओके, टू मैनी पीपल स्पेशली द नेक्स्ट जनरेशन एंटरिंग द सेम बिजनेस। हाँ, सो उसमें क्या होता है कि क्लस्टर हो जाता है कि एक दूसरे के आप डिसीजंस को ओवरटर्न कर रहे हैं या चैलेंज कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं। टू मैनी हेड्स आर इन्वॉल्व इन द सेम बिजनेस, उस बिजनेस में इतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। सो जो हमने किया, बिकॉज टचवुड आवर फैमिली हैज़ नेवर हैड समथिंग, दैट इज व्हाट आई आल्सो वांटेड टू आस्क कि मतलब कि हाउ डू सम फैमिलीज मैनेज इट वेल वेयर अदर्स कुड नॉट? तो हमारी क्या है कि हमारे को जो हमारे दादाजी ने और इवन हमारे परदादाजी ने बताया कि भाई आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो
उसके अंदर you are the sole person taking the call. Okay. There will be no other person interfering in your call, whether right or wrong. Okay. As a stakeholder, the other brother can question you if you have taken a wrong call, Okay. and ask you the justification why did you do that. And obviously you have आपने- taken the call with the best. आपको अपने रीजंस जो भी हैं वो आप वो रीजंस बताते हैं, बट आपके न तो डिसीजन को ओवरटर्न किया जाए और न ही उसमें इंटरफेयर किया जाए. Okay. सो हमने, जैसे आज मैं और मेरी ताऊ जी की फैमिली हम साथ हैं, तो हमारे बड़ा क्लैरिटी ऑफ रोल है कि भाई जो बिज़नेस मैं देखता हूँ उसमें अल्टीमेट डिसीजन पावर मेरा है. ओके. जो बिज़नेस मेरा कज़न देखता है उसमें अल्टीमेट डिसीजन पावर उनका है. हम एक दूसरे के बिज़नेस में स्टेक होल्डर्स हैं, हाँ. और हम एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, बट वी विल नॉट इंटरफेयर. सेकेंडली, एक प्रॉब्लम क्या आता है कि जब नई जनरेशन आती है तो क्लैरिटी ये नहीं रहती कि जिसको हम बोलते हैं एक तरह का फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, ओके. वो एक बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन लार्जर फैमिलीज, कि हर आदमी का इंडिविजुअल का रोल क्या होगा. जी. इवन टू दैट एक्सटेंट मैंने काफ़ी अमेजिंग फैमिली कॉन्स्टिट्यूशंस देखे हैं, जैसे मुरकप्पा फैमिली ओके. या जैसे श्री राम फैमिली, जिनके अंदर इट्स अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम दीज फैमिलीज हाउ इतनी जनरेशन्स बाद भी ये साथ में काम कर रहे हैं विदाउट एनी एग्जैक्टली. हाँ. इसकी वो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीथिंग टू द टी कि आप साल में कितनी छुट्टी लोगे, ओके. आप कितनी सैलरी विड्रॉ करोगे, जी. आप क्या एक्सपेंस कर सकते हो, उतने तक की क्लैरिटी है. तो वंस दोज क्लैरिटीज आर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सेंसिटिव सब्जेक्ट, बट यू विल हैव टू अप्रोच सम डे टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर, जिससे आगे कभी ये प्रॉब्लम नहीं आए. ये जैसे ये जो चीज़ आपने कही, दैट वाज न्यू टू मी, कि हाँ आपने हर चीज़ को जस्ट लाइक यू आर ट्रीटिंग देम की एक रोल है, एक एम्प्लॉय की तरह, कि ये आपकी रोल्स हैं, दिस इज़ व्हाट यू कैन, ये आपसे एक्सपेक्टेड है और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Which is, आप देखिए जैसे डाबर फैमिली है, जी. तो डाबर फैमिली में ये क्लैरिटी है कि इफ नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज केपेबल इनफ टू हेड द बिजनेस, जी. दे विल गेट प्रोफेशनल्स. ओके. और अगर फैमिली में से भी अगर कोई हेड करेगा, ही हैज़ टू क्वालिफाई टू हेड दैट बिजनेस. इट इज़ नॉट दैट बिकॉज आप उस फैमिली में बॉर्न हुए हो ऑटोमेटिकली यू विल टेक ओवर. यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, जी. एंड इफ यू आर द मोस्ट केपेबल वन, only then can you head दिस एंश्योर्स कि businesses remain competitive. competitive. Absolutely. अदरवाइज कल को बिजनेस रहेगा ही नहीं तो फिर बांट क्या लोगे. बांट क्या लोगे, बांट क्या बिल्कुल. लोगे, है ना. आई बिलीव आपकी भी रुंगटा फाउंडेशन है, एंड आप लोग भी, मतलब टेल अस अबाउट, आप लोग क्या कर रहे हैं. यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग टू हेल्प स्पोर्ट्स पर्सन. सो हम लोग प्री कोविड, तो ये मेरे ग्रैंडफादर के नाम से पीएम रुंगटा फाउंडेशन है. इसमें हम लोग जो स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं उसमें प्री कोविड तो हम लोग जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैसे राजस्थान में करीब 20 स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. ओके. तो जो 20 स्पोर्ट्स के लिए अक्रॉस स्टेट जो चैंपियन होते थे उनको हम कैश रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स, मेडल देते थे. कोविड में ये बंद हो गया. पोस्ट कोविड हमने वापस फाउंडेशन को एक्टिवेट किया है, और हमने काफ़ी बड़ा गोल्फ टूर्नामेंट अभी ऑर्गेनाइज किया था फरवरी में, वेयर वी हैड गोल्फर्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. और द पर्पस वाज दैट हाउ कैन वी क्रिएट अ एटमॉस्फेयर वेयर एवरीबडी, सो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हम बहुत खेलते हैं, कैसे हम उस स्पोर्ट्स को कॉम्पिटिशन के साथ ही मोर फन एलिमेंट दे सकें, वेयर पीपल गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, स्पेंड बेटर टाइम, एंड ऑल्सो सी द अपकमिंग टैलेंट ऑफ golf, where how can they support them, because golfing is an expensive sport. It is. And talent जो आता है स्पेशली from backgrounds where meeting ends is a challenge, they need sponsorships. जैसे हीरो एक प्रोग्राम रन करता है फॉर गोल्फिंग, जिसमें वो स्पॉन्सर करता है बच्चों को. तो हम एक तो हमने ये टूर्नामेंट किया गोल्फ का, एक हम कुछ बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, गोल्फ के बच्चे, टू टेक देम फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेटिंग विद देयर ट्रैवल, विद देयर इक्विपमेंट्स, सो दैट, एंड उनका हम क्वार्टरली बेसिस पे गेज कर रहे हैं परफॉर्मेंस कैसा है. वी ऑल्सो वॉन्ट टू गेट people to talk to these sports person about mental toughness, mental health, physical health तो अपनी जगह है ही, but mental health is also equally important. And also क्या होता है कि जैसे बच्चे कर रहे हैं and they get stuck at one point of time, वो उससे better perform नहीं कर पा रहे, they get disappointed, discouraged. So in that, how do they keep themselves still motivated and going on? Plus we also want to do some physical camps of how do we better the talent, especially for the kids, young kids who are there.
क्रिकेट में भी हम लोग सोच रहे हैं कि बिकॉज क्रिकेट से एक वो रहा है ऑटोमेटिकली कि हाउ कैन वी डू सम काइंड ऑफ क्रिकेटिंग लीग फॉर फिजिकली चैलेंज्ड और स्पेशली एबल्ड एज वी से स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हम कैसे एक क्रिकेट लीग कर सकें जिसको हम अच्छा फॉर्मेट में कर सकें एंड हाउ कैन वी ऑल्सो स्पॉन्सर देम टू गो फॉरवर्ड एंड प्ले फॉर द कंट्री एंड सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा हम नॉन स्पोर्ट्स तो बहुत CSR करते ही हैं, चाहे वो अक्षय पात्रा में हमने काफ़ी स्कूल अडॉप्ट कर रखे हैं, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल के अंदर हम जैसे वहाँ ट्राइब्स के अंदर बेसिक एजुकेशन रीडिंग एंड राइटिंग कैसे प्रोवाइड करे जाए उसमें हमने काफ़ी विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं। हम रूरल इंडिया के अंदर आई कैंप्स चलाते हैं जैसे कैटरैक्ट के ऑपरेशंस हैं और वो है। प्लस हमारा जो गांव है बगड़ जो झुंझुनू के पास है उसके अंदर हमारा एक संस्कृत कॉलेज है जिसके अंदर हम 7th से MA तक एजुकेशन देते हैं फ्री with hostel facilities, food, everything is free, education is free. Purpose is that how can we keep the Sanskrit language alive? So थोड़ा अपने वे में जो भी हम contribute कर सकते हैं, we try and contribute to that. So where does this need or urge to give it back to society comes from? मतलब होता ना कि वो एक फीलिंग आनी चाहिए पहले उसके लिए, अंदर से इंसान की आएगी तभी तो करेगा, और आपकी फैमिली कर रही है तो कहीं ना कहीं से वो इज इट लाइक द ethos of the family or like individual thing है, where does that come from? I think it's a ethos of the family. Okay. Because हमको ये सिखाया गया कि भाई जो तुम whatever your wealth you're accumulating और आप जो पैसा कमा रहे हैं उसके अंदर you have responsibility to give it back to the society. That's your, because if you don't do it, who will do it? Exactly. If people like us don't do it, who will do it? कौन करेगा? तो आपको फॉरवर्ड आना ही पड़ेगा। एंड हमारे तो जो मारवाडीज हैं दे आर ऑलवेज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग टूवर्ड्स गिविंग बैक टू सोसाइटी इन वॉट एवर वे दे कैन। एंड स्पेशली आई एम वेरी प्राउड टू बी अ शेखावाटी बिकॉज दैट होल बेल्ट एंड ऑल इस उस बेल्ट में जो एंटरप्रेन्योरशिप की मिट्टी है और एक अपना आज भी उस मिट्टी से प्यार है। आप आज भी कनेक्टेड हैं अपने रूट से कि जिस रूट से हम खड़े हुए हमको उस रूट्स को डाई आउट नहीं करने देना, उसको आज भी नर्चर करना है। तो विद दैट फीलिंग इट इज़ आवर, इट्स नॉट, आई वुड से इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, बात बीच में आई थी, बच्चों पे आई थी। आई हैव 2 young kids, you know, and one thing I struggle with is like कि how do I ensure that I am being a good parent, you know? अभी वो मेरे thoughts में बहुत चलता है कि what would he think of me when he grows up, what would he think of me, you know? मतलब all my decisions are somehow guided by what is it that they'll think of this decision and of me. तो you are a little senior in that aspect, आपके बच्चे मुझसे बड़े हैं, I'm sure आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड ऑफ कोर्स एक फैमिली की लेगेसी रही है तो आपकी अपनी पेरेंटिंग रही है, आपकी फैमिली के अपने एथॉस रहे हैं। व्हाट गाइड मी, व्हाट शुड आई डू एज अ गुड पेरेंट? देखिए जी, जो मैंने सीखा इन पेरेंटिंग, मतलब विच आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माई ग्रैंडफादर, आई वाज वेरी लकी टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माई ग्रैंडफादर एंड माई फादर। सो ये तो बड़ा क्लियर है कि भाई उनका ये बोलना था, रादर उनकी ये सीख थी जो हमने सीखी, ऑलवेज बी ग्राउंडेड एंड you should never have a chip on your shoulder, you should never have a chip on your shoulder. आप जितने ग्राउंडेड रहोगे, जितना फोकस रहोगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। एंड जो लोग थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पैसा, मनी इज़ वेरी मोमेंटेरियल, आज है कल नहीं है। सो आई डोंट थिंक वन शुड गेट ईगो इफ दे हैव दैट वेल्थ। इट्स अ वेरी रॉन्ग नैरेटिव। और आई एम अ staunch Hindu, so I've always believed in the सनातन धर्म जो हमने इनहेरिट किया फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। और हमारा साइंस, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सनातन धर्म है, बड़ा साइंटिफिक है। इट्स नॉट दैट somebody has written something and there is no logic to it. It's very scientific. We might know it, we might not know it. Absolutely. But there is a logic. Correct, there is a logic to it. So I believe that again, as I said, that worship is more like a motivation for me. Worship is more like a centering focus for me. Worship is more like a thanksgiving for me. So
बचपन से हम पूजा पाठ करते थे, देखते थे घर में होता है, सब करते हैं, तो वही हमने फॉलो किया उसको। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, आई हैव ऑलवेज था कि भाई हम बच्चे सूनर और लेटर जाएंगे बाहर पढ़ने, दे विल फाइंड देयर ओन पाथ। व्हाट वी कैन गिव इज द राइट bringing up by giving them the right sanskar. By sanskar, what I mean is that what should you do when you are responsible enough so that you are not hurting anybody, you are respecting your elders, you are respecting your co-workers. What is your responsibility towards society? What is your responsibility towards public at general? What is your responsibility as a citizen of the country? And how can you take, if you cannot make somebody happy, don't annoy him. Or annoy is not the right word, but don't I would say परेशान मत करो किसी को। हाँ, मतलब परेशान मत करो आप उसको, मतलब वो you should not do that. And यही है जो मेरे हिसाब से जी आगे जाएगा कि आप कैसे अपनी फैमिली से कनेक्ट। आज जैसे अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मेरे फादर बोलते हैं हरदम, इफ़ आई न्यू ग्रैंड चिल्ड्रन आर सच अ ब्लिस, आई वुड हैव डन माई ग्रैंड चिल्ड्रन बिफोर माई चिल्ड्रन। सो आज इट इज़ जो सीख आप मतलब बच्चों को उनके ग्रैंडफादर दे सकते हैं, वो पेरेंट्स नहीं दे सकते। सो आवर चिल्ड्रन वर वेरी लकी दैट दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज जो ग्रैंड पेरेंट उनको सिखा सकते हैं वो हम नहीं सिखा सकते, बिकॉज हम हमारी लाइफ में बिजी हैं, सही बात है, लाइफ इज गोइंग थ्रू अ लॉट कंपैरेटिवली। दैट कनेक्ट हैज़ टू बी ऑलवेज देयर बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। सो यही चीज़ें हम वी आर काइंड ऑफ टीचिंग आवर किड्स टू फॉलो। आपने जो बात की, कुछ लोग एरोगेंट हो जाते हैं पैसा आने के बाद, उस पर एक शेर याद आ गया मेरे को ऐसे ही। तुम्हें शबीना अदीब करके एक है शायरा, उनका शेर है कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। और कहते हैं ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, सफ इज़ फर्स्ट रो, पहली सफ में, कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी तो तुम्हारी शोहरत नई नई है, नई नई है। तो वही है, मतलब हाँ, इंग्लिश में वर्ड है बकायदा, नॉरिशेस, मतलब पीपल हु हैव न्यूली बिकम रिच। तो यार ये अलग से शब्द क्यों बनाया गया इनके लिए? भाई रिच तो रिच है, नया हो पुराना हो क्या फर्क पड़ता है? बट देन समबडी सेड कि नहीं, ये जो नए वाले पैसे वाले होते हैं ना, इनका बिहेवियर अलग होता है पुराने पैसे वालों से। मतलब आई वुड नॉट से सब, बट या ऑफ कोर्स सब नहीं होता है, बट एक वो मतलब जनरलाइजेशन तो खैर लाइफ में कभी किसी चीज़ का करना ही नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल डजंट होल्ड ट्रू, एब्सोल्युटली। बट एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रोपोर्शन जब हो जाता है ना, तब सोसाइटी मान लेती है कि जो सो कॉल्ड क्लीशेज बने हैं, कि कहते हैं कि क्लीशे हैं, या वो क्लीशे बने हैं, दे आर क्लीशे फॉर अ रीजन, बिकॉज देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल हु बिहेव दैट वे, करेक्ट, सो वो क्लीशे बन गया। कहते हैं कि नए पैसे वाला एरोगेंट है, तो बिकॉज सब नहीं है, बट एक सब्सटेंशियल नंबर हो जाता है। हाँ। तो वही है, और स्पेशली जहाँ लेगेसी नहीं होती वहाँ पे वो चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे लेगेसी होती है, समहाउ they have been born and bred into that, so it becomes their second nature maybe, I don't know. हाँ, possibly and also क्या मेरा तो ये मानना है कि legacy हो या ना हो, you should give, because क्या होता है कि हम कितना भी हमारे बच्चों को सिखा दे, बता दे, they idealize us. True. And if it is only in words and not in action, absolutely, they will only take the action, not the words. You can probably fool the world, but you can't fool the kids. You can't fool the kids. नहीं, मतलब दुनिया को एक बार बेवकूफ बना लोगे, आप बन जाती है। उनको देना चाह रहे हो वो आपको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप सिर्फ वर्बली देख के उसको नहीं फॉलो करो, दैट इज नॉट। मैंने ये चीज़, मतलब मैं आई ड्रिंक ग्रीन टी, और मेरा बच्चा अब तो खैर वो बड़ा वाला 5.5 साल का हो गया, बट वो ही वाज लाइक 2 years, और वो ग्रीन टी पीता है। लाइक ग्रीन टी का टेस्ट 2 साल के बच्चे को कैसे पसंद आएगा? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, अगेंस्ट ऑल कन्वेंशंस है वो, बट वो पीता है क्योंकि पापा पीते हैं, और वो मतलब एक सिप नहीं पीता, वो पूरा कप पीता है, जितना मैं पीता हूँ उतनी वो पीता है, और उसका नाउ इट इज इन हिज हैबिट। देन आई रियलाइज कि लोग कहते हैं कि पेरेंट्स के एक्शन को बच्चा सीख लेता है वो उस चीज़, अगर वो मेरे को एम्यूलेट करने के लिए वो कड़वी ग्रीन टी पी सकता है, तो वो कुछ भी एम्यूलेट कर सकता है फिर, मतलब दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कि भाई बनता इस चीज को कॉपी करेगा। हाँ। उसने वो भी कॉपी कर लिया, तो फिर तो आई एम श्योर कि जो भी मैं बिहेव कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं नोट कर ही रहा है। 100%। आई वाज लाइक,
उसी से मेरे को सीरियसनेस रियलाइज हुई उस चीज़ की, एंड देन दैट काइंड ऑफ मेड मी कॉशियस ऑफ हाउ आई बिहेव. अदरवाइज एट टाइम्स यू are not at the best of your behavior at home. Correct, it's just absolutely. human thing. But now it is like you are extra cautious of that thing कि when you are in house, how are you behaving, how are you talking, tone कैसी है, क्या है, हर चीज़ ताकि because कहीं ना कहीं वो he will pick it up from there. नहीं, और क्या है जी कि how you treat your parents. Yeah. We should expect the same treatment True. from our kids towards us. It cannot be different. True. So हम expect तो करते हैं कि हम मतलब कि लोग अपने पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट ना दें, एंड दे एक्सपेक्ट दैट देयर चिल्ड्रन. सबको अपने बच्चे श्रवण कुमार चाहिए. आप श्रवण कुमार नहीं बनना चाहते हो, तो ट्रू है. व्हाट गोज बैक कम्स बैक. सर यू रन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, यू नो मल्टीपल हंड्रेड्स करोड़, आई एम श्योर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज. लीडरशिप के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा बिकॉज यू आर इन लीडरशिप रोल. व्हाट एग्जैक्टली इज लीडरशिप? मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब ये मैंने एक बार लिंक्डइन पे ऐसे एक पोस्ट पे डाली थी कि लीडरशिप इज टू लिंक्डइन व्हाट लव इज टू इंस्टाग्राम. समझ में किसी को नहीं आता, बात सब करते हैं इसके ऊपर, समझ ना, एवरीबॉडी विल यूज दैट वर्ड, बाकी प्रैक्टिकली किसी को समझ में नहीं आ रहा है व्हाट एग्जैक्टली इज इट. सो व्हाट इज लीडरशिप फॉर यू? So for me, leadership is something where you can lead your organization from the front, and your people can follow you or respect you not because you are heading the organization, because of your actions. Okay. So a true leader is somebody in which for me is that across the board the organization respects you for what you are, with your जो बोलते हैं ना हम कमियों के साथ. जी हाँ, with your flaws and with your flaws and your thing, they can expect they can accept you. दूसरा, it is very important as a leader to create a team. हर चीज आप खुद नहीं कर सकते. You have to have a great that team. is what I was like trying to come to how to go about building a good team. So it's very important for you to build a good team because you can't deliver everything on your own. So how I have done is we did not shy away from paying good to our team. But people shy away कि भी talent बहुत महंगा है, क्या हम दें या ना दें, हमारा बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता. नॉट रियलाइजिंग कि वही टीम है जो आपको नेक्स्ट ग्रोथ देगी. जी हाँ. तो और दूसरा, एक पावर जो लोग हैं वो बड़ा सेंट्रलाइज्ड रखते हैं कि भाई मैं ही सब डिसीजन लूंगा, मेरे से ही आप हर चीज में पूछो. Especially in like family-owned businesses, maybe. Especially in family-owned businesses. So I totally disagree with that, because if you don't give the power to your team to take independent decisions, your team can never learn and develop. True. Also, they will do the mistakes. Let them take decisions, let them fall, let them do mistakes, let them learn the hard way. You handhold them and tell them where they have done the mistakes and what is the corrective action so that that mistake is not repeated. Okay. And give them the independence to take decisions. Secondly, give the due to your team. Okay. कि भाई अगर company is doing well, your team should be not only patted on the back, but also given that financial reward which is required. ये as an employee I can vouch for that. वो इतनी बड़ी शील्ड आ जाती है, इतना बड़ा सर्टिफिकेट आ जाता है, तो यार थोड़े पैसे देते ज़्यादा बेटर रहता है यार. ये सब तो ठीक है दीवार पे टांगने के लिए. क्या देखिए, आप एम्प्लॉय इज इक्वल स्टेक होल्डर इन योर कंपनी. ठीक है, आप रिस्क ले रहे हो, आपका सब कुछ उसमें इन्वेस्टेड है, बट आज एम्प्लॉय का भी लॉट इज इन्वेस्टेड इन योर कंपनी. सो अ ड्यू शुड बी गिवन. पीपल, योर टीम शुड बी ट्रीटेड लाइक अ फैमिली. आज आप देखेंगे हमारा एट्रिशन लेवल इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री. पीपल कमिंग टू आवर कंपनी डोंट वांट टू लीव अस. प्योरली रीज़न ये है कि आज एक तो हमारे परिवार है, ये हमारी कंपनी नहीं है, हमारा परिवार है लोगों का. उसको हम परिवार की तरह ही चलाते हैं. जैसे हम परिवार के मुखिया हैं, तो मुखिया की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है कि वो इंश्योर करे कि परिवार में सब खुश है. वी एक्ट लाइक दैट, लाइक अ फैमिली. और आज जैसे मेरे कोई एम्प्लॉय की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली इफ ही स्ट्रेस्ड देयर, ही कैन नॉट गिव 100% टू द ऑर्गेनाइजेशन. वी गेट इन्वॉल्व दैट हाउ कैन वी हेल्प देम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर देम. It could be health, it could be financial, it could be mental, it could be anything. Try and
get Whatever best engaged, is possible, yes. whatever best is possible, we try and get engaged with them to make sure that that problem in whatever nature we can help them to sort it out, so that he can give 100% to the organization. तो आई थिंक ये कार्डिनल रूल्स हैं हमारे लिए जो हम फॉलो करते हैं. ऑल्सो हमारे यहाँ जब हम कोई भी नए आदमी को लेते हैं, सो एज यू हैड मेंशन्ड कि भाई पीपीटी है और आपको समझा दिया गया कि ये करना है, ठीक है, वो तो होता ही है. हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो नया एम्प्लॉय है उसका हम 3 महीने तक कैसे हैंड होल्ड करें सो दैट ही इम्बाइब्स द डीएनए ऑफ द कंपनी. जी. बिकॉज अगर वो कंपनी का डीएनए नहीं समझेगा, वो कभी भी उस जो हमारी होलिस्टिक थिंकिंग है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसमें कभी भी फॉल इन नहीं करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट थिंकिंग, फॉर हिम टू डिलीवर वॉट वी वॉन्ट टू डिलीवर. एज वी स्ट्रांगली ऑलवेज से, हमारा मोटो है पावरिंग अ बिलियन ड्रीम्स, विच इज़ कि हम कैसे बिलियन लोगों के घर में लाइट पहुंचा सकें. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस एवरीथिंग, इट चेंजेस लाइफ. सो विद दैट मोटो हाउ हम इस ऑर्गेनाइजेशन में एवरीबडी वर्क्स टुवर्ड्स दैट गोल. एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक श्योर ऑल दीज बॉक्सेज आर टिक्ड इन द राइट वे. If it is not, there is something lacking from the top, and the leader has to relook at things what he is doing. आपने वो बात की कि हम फैमिली हैं और हम फैमिली के मुखिया हैं और उसकी जिम्मेदारी एक्स्ट्रा होती है एज कम्पेयर टू अदर्स. सो सिमन सिनेका कोट है कि लीडर्स डोंट ईट फर्स्ट, दे ईट लास्ट. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू एनी एंटरप्रेन्योर हु इज लाइक स्टार्टिंग आउट, और फॉरगेट एंटरप्रेन्योर, एनी यंग गाय लाइफ स्टार्ट कर रहा है, प्रैक्टिकली 20-25 साल की एज है, लाइफ तो वहीं स्टार्ट होती है, इंडिपेंडेंट लाइफ तो आदमी वहीं स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज़ योर एडवाइस? इट कैन बी लाइफ एडवाइस, बिजनेस एडवाइस, एनी एडवाइस, गुरु ज्ञान. आई एम नोबडी टू गिव अ गुरु ज्ञान. नहीं, बट यू आर एन अकम्प्लिश्ड मैन, सो आई एम श्योर यू, आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से. सो आई थिंक एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं करना क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में. जी. आदमी बड़ा, वो क्या होता है कि स्पेशली ये आजकल जो इंस्टा वर्ल्ड सोशल मीडिया हो गया, आदमी बेचारा बड़ा भटक सा जाता है कि यार मैं ये करूँ वो करूँ. ही इज नॉट कोई लिटरली 4 रील वैसी देख ली तो लगता है स्पोर्ट्समैन बनना है, फिर 4 देख ली तो बोलते बिजनेस करना है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट कि आप यू ब्रिंग योर थॉट्स टुगेदर कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ. whether I want to be an entrepreneur, whether I want to pursue and become a IITian, whether I want to get into corporate job, do a MBA, whatever. So उसमें who can help you? I think parents play a great role. Even people say at a young age you should not take advice from your friends, which I disagree, because आप उनसे भी लीजिए, आप अपने, and then you bring your thoughts together. And there are a lot of speakers who guide you through in terms of how should you focus on bringing your thoughts together, what you want to do in life. Once you have that goal very clearly, I think you should go all out for that goal. जी. You should not give up midway, saying कि यार ये तो नहीं हो रहा है, let's look at something else. So give your 100%. अगर फिर भी नहीं होता, then look for something else. So one is put your thoughts together, one is focus and give your 100% to achieve that goal and give your best try. If failed, then try for something else. Secondly, एक आप कोई भी समझ लीजिए, if you want to join an organization or you want to start a company, you should look at a long term vision. आज क्या होता है कि कोई भी corporate job join करता है, आज उसको थोड़ी सी salary increase मिली, he'll switch the job. फिर कोई और मिली, he'll switch the job. एक पॉइंट आएगा जहाँ आपने 15 साल 20 साल काम कर लिया, एंड व्हेन योर CV दिखता है कि उसमें 10 जॉब्स आपने चेंज कर लिए, देन यू आर नॉट लॉयल टू वन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू हायर यू फॉर द hierarchy up growth. Agree. Your growth in sticking with one organization always will be better than changing the organization, provided that organization respects your contribution. Exactly. And is giving your due. If it is not, then obviously that is not the right workplace for you. Then you change and look at something else. Similarly, if you're starting an organization, if you're starting a startup, you're starting any business, even you're starting a परचून की दुकान for that matter,
तो आपने पहले ड्यू डिलिजेंस करी कि यार ये एरिया ठीक लग रहा है, मेरे को यहाँ दुकान खोलनी है, या ये आइडिया ठीक लग रहा है, आई वांट टू. उस टाइम आपको जब ये आइडिया आता है, यू नीड ग्रेट मेंटर्स. जी. And there are a lot of organizations which does these mentoring sessions where you understand कि यार ये idea मेरे को तो great लग रहा है, but Exactly, is this idea great idea to market? Can I make a business out of it? आज क्या हो रहा है, unfortunately people are very excited, great idea, I'll just kill the world. And when they actually reality face करते हैं, they wasted 3 years and they are back to square A कि यार ये idea तो workable ही नहीं था. So how can that mentorship happen at various places, either through institutes or known people or within the family? If you think there is somebody you idolize who can be a mentor, so there is no, I don't think anybody should shy out in taking such advice or guidance from people within, inside or outside. So ये कुछ मंत्र हैं for people who are starting. I would say reach out to people, more and more people, and always be loyal to whatever you're doing. Always be true. जो भी आप कर रहे हो वो है कि यार मैं I will give my 100%. वो मन में वो बेमानी नहीं आनी चाहिए for small gains. Unfortunately क्या होता है, for smaller gains people just lose the focus. Then क्या होता है जी कि एक सीढ़ी गिरने में टाइम लगता है. उसके बाद फिर आप लुढ़कते चले जाते हो. तो ये आपको रियलाइज करना है कि यार ये एक सीढ़ी अगर मैं गिर गया ना, तो फिर देन आई विल स्टार्ट रिपीटिंग दिस, फिर आई विल टम्बल डाउन. तो वो दैट पीपल शुड बी वेरी वेरी, दैट्स अ गुड थॉट वैसे, कि मतलब ये जो स्मॉलर एक वो टेम्पटेशन सी आती है कि यार ये मतलब शॉर्टकट सा लग रहा है, इसे कर लेते हैं, बट वो shortcuts can actually cut you short. Yeah. There is no shortcuts in life and there are no free lunches. So ये दो चीज तो आदमी should take it for a thought that somebody sees, if something looks too good to be true, then it essentially there is something wrong with it. Something wrong with that. True. You can't be the only lucky one. Exactly. That it has come to you. सबसे किस्मत नहीं हो. Exactly. मेरे पास है. True. फिर तो लॉटरी खेलनी चाहिए. True, सही बात है. Talking of youngsters, मतलब I personally feel little challenged when it comes to connecting with Gen Z. So मतलब मुझे somehow the way they operate, उनके जैसे आपने बोला उनके energy levels वगैरह amazing होते हैं, but somehow मतलब मुझे ना वो मे भी शायद generational gap आ गया है, हालांकि एज में उतना हो नहीं, but it feels like they think differently, they behave differently. अभी I'm sure कि आपकी जो workforce में youngsters आ रहे हैं, they are Gen Z. How is your experience with them and what do you think of them? So in the earlier times, the generation used to change every 20 years. Yeah. Now the generation changes every 4 years, 3 exactly, years. So after every 3 years, it's a new generation. You're not able to connect. So I think we have to give it to the Gen Z. They are much well read. They know the world much better in terms of theoretically than what we do. Because they are consuming so much of data. Every single moment, we don't have that bandwidth to consume the data, and we don't end up consuming in our that times data. It was not available. So how can we collaborate with Gen Z to bring in the best of us and them? Okay. So whatever their strong points of Gen Z, one is the data, kind of processing the data and bring it on data points, their energy levels, their eagerness to learn. Yet you can use them to your advantage, yet constantly mentoring them in terms of what things work, what things don't work, how much risk appetite one should have, and also let them do. Don't restrict them, especially their thoughts. What happens is we overload our thoughts on them, and we kind of overpower their thinking processes. Okay. These kids, the younger generation, have so much out of the box ideas, and how amazing they can be. Sometimes the same problem we are looking at solutions, what we've been, they will come up with such an amazing solution that you've never thought of it. So how can you collaborate with them and work together to do it? That's the way. I think the kids are very smart, very smart. They're very smart. Much smarter than what we are. They definitely are. Yes. So I think उनको थोड़ा सा वो maybe they can learn a bit to be a little more grounded, maybe, I don't know, but then वो ये जैसे आपने कहा कि restrict नहीं करना है उनके thoughts को, that is the whole idea. Otherwise
So maybe they will have their own learning curve and with time they will, ऑल्सो ग्राउंडेड क्या है कि हमने जो सीखा, ग्राउंडेड ये होता था कि भाई आप बहुत ज़्यादा डोंट शो योर एक्साइटमेंट और डोंट गेट टू स्वेड अवे बाय थिंग्स, भावनाओं में मत बह जाओ। मेरा तो ये बोलना है कि उनको रिस्क करना ही नहीं चाहिए, बहने दो उनको। बहनेंगे तभी नया आएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तभी अमृत निकल के आया। तो कैसे हम इनके साथ मिलके वो समुद्र मंथन कर सकें, लेट द चर्निंग हैपन, बेस्ट विल कम आउट। जी, so sir, we have almost reached towards the end of this podcast. So what is, now that you are somewhere in your 50s or maybe late 40s? Late 40s. Late 40s, thoda apologies. So when you look at life now, you lived a fairly successful, accomplished life. What is a life well lived for you? मतलब ये कहता है एक अच्छी जिंदगी क्या है? मैं कामयाब जिंदगी भी नहीं पूछ रहा, मतलब अच्छी जिंदगी, What is a life well lived? मेरे लिए अच्छी ज़िंदगी वो है कि एक तो आपके लिए कभी भी want of learning मरनी नहीं चाहिए। Okay. You should be always open to learn, which is most important, because आप कभी भी curiosity and कभी भी आप सब कुछ नहीं सीख सकते। So if the learning is continued, you'll always be thinking of new things. Secondly, a healthy lifestyle, which is very important, because ultimately जब आप एज करोगे, health is the only thing which will, what we most ignore is health, because हम लग जाते हैं पैसा कमाने में, और फिर जब हेल्थ गड़बड़ होती है तो हम उसी पैसे से हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। We can work hand in hand, and I have to improve upon my health as a personal learning. I'm trying to do that, but I need to work more on that. Secondly, how you have impacted your people who are working with you, and you have impacted the society as a whole. At large. What you have people, मतलब लोग आपको याद करें as somebody who is a great successful entrepreneur, who has done great. I don't want to be remembered like that. I want to be remembered that what did he do for people? How did he impact people's life? What did he do to give back? कैसे I am no अपने क्या बोलते हैं, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ कि मैं सबकी लाइफ इम्पैक्ट कर सकूँ, एंड दैट पावर इज ओनली विद द Almighty. I don't have that power. बट मेरा ये बोलना है कि भाई कैसे मैं एक छोटा सा उसमें एक मतलब म्यूनिसिकल पार्ट मेरा उसके अंदर मैं दे सकूं, कि मैं अगर एक लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सका तो कैसे कर सकूं मैं। चाहे वो उन लोगों को एजुकेशन देना जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या फॉर अगर वो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, हाउ कैन आई बी अ कैटलिस्ट टू दैट, और हाउ कैन आई बी अ चेंज मेकर फॉर दो स्टार्टअप्स by mentoring them who are in their journey of being successful, or those people who cannot afford basics. How can I help them to not only giving them money but making them self-sustainable, so that tomorrow if I am not there, they are not wanting. They are self-sustained. So that how can you impact the society is what is most important. Thank you sir. थैंक यू वेरी मच। आपने तो काफ़ी वक्त ले लिया हमने आपका, और आपने काफ़ी बेबाकी से और काफ़ी ऑनेस्टली यू शेयर्ड योर नॉलेज एंड विजडम एंड यू आंसर्ड आवर क्वेश्चंस. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर होस्टिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. एंड जैसे कोई भी आप टॉक करते हैं तो यू टेक बैक समथिंग होम. आई टेक बैक दिस whole reliving my journey and old incidents which came in the talk, and thank you so much. Thank you sir. Thank you. Hi, thanks for watching. एपिसोड को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप आपको पसंद आया. अगर हाँ, then please share it with your friends and family. और अगर ना, तो प्लीज कमेंट्स में आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए, and we will try to improve. And yes, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, प्लीज आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, and I promise we will try our best to get them on the podcast. Thank you. We'll see you in the next episode. Bye bye.